चालू हो गया। हाँ हो रहा है। गोल बन रहा हो गया। है। नमस्कार। कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी आजकल सर्वदूर एक ही प्रकार का वायुमंडल है। कोरोना के कारण से लॉकडाउन में है, लोग या तो घर में हैं या तो घर से काम कर रहे हैं या बहुत आवश्यकता होने पर ही बाहर जाते हैं। यह जो विषय है कि कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी, इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। शिक्षा के संबंध में देखेंगे, सुरक्षा के संबंध में देखेंगे, उद्योग के संबंध में देखेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम के संबंध में देखेंगे या स्वास्थ्य के संबंध में देखेंगे। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन होने के कारण मैं केवल स्वास्थ्य संबंधी चर्चा ही इसमें करूंगा। हमारे देश में जैसे ही कोरोना के बारे में जानकारी आई, सरकार ने बहुत शीघ्र ही उसके रोकथाम के लिए कदम उठा लिए और उसका परिणाम ये निकला कि आज पूरे विश्व भर में इस कोरोना का प्रकोप होने के बाद भी भारत में पूरे विश्व की तुलना में बहुत कम रोगी हैं। थोड़ी देर के लिए तुलना करें तो, क्योंकि प्रबुद्ध समाज हर विषय की तुलना अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी जगत से करता है। आज की तारीख में अमेरिका में 17,35,000 रोगी हैं। अमेरिका की आबादी भारत की तुलना में 40% है, 40% है। अगर हम इन्हीं को आधार माने तो 50 लाख के आसपास रोगी होने चाहिए हमारे। लेकिन भारत ने समय रहते कदम उठाए तो इस समय 1,53,000 रोगी हैं और इन्हीं स्टेप्स का परिणाम है कि अमेरिका में मोर्टेलिटी रेट 6% के आसपास है, ज़्यादा ही होगा। 17 लाख में से 1 लाख मृत्यु हुई है और हमारे यहाँ 2.61% है। भारत में इन्हीं कदमों का ही परिणाम है कि हमारा रिकवरी रेट धीमे धीमे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 44% तक, 44% तक हो गया है हमारा रिकवरी रेट। और तो और शहर की जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, डेंसली पॉपुलेटेड शहर क्षेत्र हैं, उनमें अवश्य रोगियों की संख्या अधिक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहां यह संख्या बहुत कम है। और इसलिए भारत ने इस संबंध में चल रहा चल भारत ने इस संबंध में बहुत ज्यादा हानि नहीं हुई है। और इसके दौरान एक और चीज ध्यान में आई कि अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दवाओं की खोज जारी है। एलोपैथिक सिस्टम में ट्रायल है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिवियर ट्रायल में है। आयुर्वेदिक दवाएं भी ट्रायल में है।
CSIR के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर मांडे जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि भारत में जिन 7 दवाओं का ट्रायल चल रहा है उनमें से 4 आयुर्वेद से जुड़ी है। तो अनुमान लगा सकते जो रोगी रिकवर हो रहे हैं उनको देख करके एक निष्कर्ष निकलता है कि जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उनमें इन्फेक्शन कम है। विज्ञान की भाषा में कहें तो इम्यूनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्फेक्शन। और ठीक वैसे ही पूरे कालखंड में जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है, उनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट हो रही है। पॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकवरी। और इसलिए ऐसे बिंदु अगर हमारे ध्यान में रहे तो हम आगे के आने वाले समय में अपने को, अपने परिवार को और समाज को सही दिशा ही नहीं दे सकते, बल्कि उसको हम एक अच्छा वायुमंडल बनाकर और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हम अच्छा योगदान दे सकते हैं। सरकार ने तो अपने अपने प्रकार से प्रयत्न किए ही हैं। ट्रीटमेंट ओरिएंटेशन भी किया, ICMR के माध्यम से कोविड हॉस्पिटल्स को डेवलप करना, यह सब किया है। और इसके साथ साथ वेंटिलेटर्स, दवा, PPE किट, ऐसे बहुत सारी चीजें डेवलप की हैं उन्होंने। सामान्य व्यक्ति के लिए आयुष काढ़ा भी निर्धारित किया है। और इसको 2 बार उन्होंने रिवाइज भी किया, उसका परिणाम भी आ रहा है। 2 बार रिवाइज इसलिए किया कि पहली बार में गिलोय, पिपली, दालचीनी, ऐसे कुछ उसमें पदार्थ थे। लॉकडाउन में सब बंद होने के कारण से सरलता से उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने रिवाइज करके तुलसी, यष्टि मधु, अदरक, ऐसे विषयों को, ऐसे पदार्थों को जोड़ा उसमें। और इसके कारण से आज पूरे देश भर में उसके स्वस्थ व्यक्ति भी और रोगी भी इसको ग्रहण कर रहे हैं और उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक पहलू और ध्यान में आता है, जैसे सरकार ने प्रयत्न किए, सभी प्रकार के चिकित्सकों ने प्रयत्न किए, वैसे ही सभी सामाजिक संगठनों ने भी प्रयत्न किए। आरोग्य भारती भी एक ऐसा ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला सेवा संगठन है। अपने स्तर से जो प्रयत्न हुए और कार्य हुए, थोड़ी सी जानकारी अगर मैं दूं तो आरोग्य भारती में सभी प्रकार के चिकित्सक भी काम करते हैं और नॉन मेडिकोज भी काम करते हैं। चिकित्सकों ने अपनी ड्यूटी मानकर लगभग आधे से अधिक कार्यकर्ता उनकी सेवा में लगे हैं। सरकार की योजना से भी लगे, अपनी योजना से भी लगे। इतना ही नहीं तो हॉस्पिटल्स के अंदर दूसरी सहायता है, भोजन देना है, पानी देना है, मास्क देना है, अन्य उपलब्ध सामान उपलब्ध कराना है, वे भी उन्होंने योजना से काम किया। प्रारंभ में ही लगभग सभी प्रांतों में सभी प्रकार के चिकित्सकों की सूची जिले जिले के अनुसार बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से डाली। लगभग 6000 चिकित्सकों की सूची ये जारी हुई। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में सरकार ने जो कुछ सूचनाएं दी थी और अपनी ओर से कुछ संबंधित सूचनाओं को जोड़कर उसके लिए सॉफ्ट कॉपी में पत्रक बनाए, लगभग हर भाषा में बनाए और हर भाषा में सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे तक गए। कुछ स्थानों पर
उन्होंने छोटे छोटे फ्लैक्स बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाया। कुछ पत्र पत्रिकाओं में योजना से आर्टिकल भी निकले। मलयालम में साप्ताहिक समाचार पत्र केसरी में उसके संबंध में लेख आया, जिसका सर्कुलेशन ही 50,000 है। कन्नड़ में होश दिगंत मंगलूर से निकलने वाला दैनिक समाचार पत्र है, उसमें एक आर्टिकल योजना से आया। हिंदी में तो बहुत आर्टिकल निकले, कुछ आर्टिकल इंग्लिश में भी निकले। अभी तक के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, अभी आंकड़े कलेक्शन का काम चल रहा है। 16 प्रांतों में 14,43,725 14,43,725 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा और होम्योपैथी की दवा उपलब्ध कराई है। कुछ स्थानों पर काढ़ा तैयार करके दिया है और कुछ स्थानों पर उसका चूर्ण दिया है। अभी भी उसकी मांग है। समाज के सहयोग से वह काम चल रहा है। अन्य संगठन जैसे सेवा भारती, उसका बहुत बड़ा योगदान इस वितरण में और काढ़े की प्रक्रिया में है। कुछ अन्य प्रांतों को मैं अगर उल्लेख करूं तो तेलंगाना में तो कुछ परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी। 100 परिवारों, 500 ऐसे घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, निवास उसी तेलंगाना में दिया। अलग अलग स्थानों पर 8 लाख व्यक्तियों को भोजन सामग्री और भोजन के पैकेट वितरण किए गए। अकेले मालवा प्रांत में, जहां बड़वानी के पास बॉर्डर लगता है, वहां पर 2 राज्यों का बॉर्डर और श्रमिकों का बड़ी संख्या में आने के कारण वहां के कार्यकर्ताओं ने 1 लाख ऐसे प्रवासी मजदूरों को बिस्किट, पानी की बोतल और भोजन की व्यवस्था की। 5 लाख अलग अलग प्रकार के पत्रकों का वितरण भी किया, इसी कालखंड में छपा दिया। वैसे संख्या बहुत कम है, लेकिन संख्या जो आई है वो कम है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्यादा है। 2 लाख परिवारों को व्यक्तिगत संपर्क करके भी काम किया गया है। मास्क की संख्या भी 5,000 ही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये संख्या बहुत कम है, अभी और संख्या होनी चाहिए। पुणे में 1,000 परिवारों को किट भी उपलब्ध कराया जहां आवश्यकता थी। स्वास्थ्य जागरण की दृष्टि से अलग अलग कार्यकर्ताओं के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से अलग अलग विषयों पर वेबिनार्स हो रहे हैं। लगभग 40 वेबिनार अभी तक हो चुके हैं। पूरे देश भर के अखिल भारतीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग किया है। और वैसे ही लगभग और 20 ऐसे वेबिनार होंगे जहां पर संगठनात्मक गतिविधि हुई है। प्रांतों की बैठक हुई होगी या और कोई काम हुआ होगा। इस लॉकडाउन में कुछ व्यक्तियों को अलग अलग घरों तक भी पहुंचाया। इस संख्या अभी मेरे पास 145 ही है। ये ऐसे कुछ आंकड़े हैं कि जो शायद हो सकता है बहुत कम लगे, काम ज़्यादा हुआ होगा। सेवा के काम ये करने के लिए रहते हैं, लोगों को जानकारी मिले इसलिए गिनते हैं। नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति केवल सेवा के भाव से काम करने के कारण गिनाने में बहुत रुचि नहीं रखते। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अभी यह कोरोना महामारी अभी ट्रेलिंग है, धीमे धीमे कम हो रही है। हर महामारी का एक पैटर्न होता है, जैसे बढ़ने का पैटर्न होता है वैसे समाप्त होने का पैटर्न। अभी हमारे आंकड़ों की संख्या धीमी हो गई है, और केवल भारत में नहीं तो पूरे विश्व भर में धीमी हो गई है। और इसी कारण से जो ICMR ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें भी अपनी गाइडलाइंस में सुधार किया है। धीमे धीमे अभी बाजार भी स्थान स्थान पर सरकार की योजना से, जो योजना उसके आधार पर खुलने लगे। लेकिन ये आंकड़े भी धीमे धीमे बढ़ेंगे,
एकदम हमने सोचा कि एक साथ समाप्त होंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन और एक अच्छी चीज है कि हमारा रिकवरी परसेंटेज बढ़ रहा है। इस समय के साथ हमने इन्फेक्शन कम किए तो इम्यूनिटी भी बढ़ी है। ये इम्यूनिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इस कोरोना को मात कर सकते हैं। और ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना? तो आरोग्य भारती में हम कहते हैं पहला ही काम है स्वस्थ व्यक्ति, अर्थात हर व्यक्ति को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि माई हेल्थ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहा भी गया है आरोग्यम मम स्वभाव अधिकारा कर्तव्यम च। स्वस्थ रहना मेरा स्वभाव होना चाहिए, मेरा अधिकार भी है, मेरा कर्तव्य भी है। और इसीलिए इस व्यक्ति को तैयार करना, स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पालन करना, स्वस्थ जीवन शैली, यह भारतीय जीवन पद्धति का एक स्वाभाविक अंग है। अगर हमने अपनी इसी जीवन दिनचर्या का ही पालन किया कि सूर्योदय के पहले उठना, आयुर्वेद में तो ब्रह्म मुहूर्त में कहा गया, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ साथ व्यक्तियों की व्यस्तता बढ़ती गई और दिनचर्या ये बदलती चली गई। तो भी हम आरोग्य भारती में कहते हैं कि अगर ठीक है आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्योदय के पहले उठने का प्रयत्न करें। वैसे ही सायंकाल का भोजन सूर्यास्त के समय तक कर लेना यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन कई बार जो दूर काम करते हैं उनके लिए संभव नहीं होता, तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि सोने के 2 घंटे पहले भोजन कर लीजिए। दिन भर में कुछ ना कुछ व्यायाम, जो जैसा हमारा स्वास्थ्य अलाउ करता है, जितना समय है, जितनी हमारी जानकारी है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा पैदल चलना, थोड़ी दूर जाना है, आवश्यक नहीं है वाहन पर जाए, हम पैदल जा सकते हैं। हमको 2 मंजिल ऊपर चढ़ना है, आवश्यक नहीं हम लिफ्ट का सहारा लें, हम सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं। तो ये भी हमारा व्यायाम है। महिलाएं हैं, घर का काम करती हैं, ये भी उनका एक छोटा मोटा व्यायाम है। घर का काम स्वयं करती रहेंगी, शरीर की मोबिलिटी बनी रहेगी, तो अपना व्यायाम का बहुत सारा भाग इसमें से पूरा हो जाता है। और इसलिए कुछ ना कुछ व्यायाम करना, दिन भर में, अभी ग्रीष्म ऋतु है, थोड़ा थोड़ा करके 5 लीटर पानी यह ले लेना चाहिए। और सकारात्मक चिंतन, ये पॉजिटिव अप्रोच, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लॉकडाउन में हमने सोचा अरे कहीं हमको ना हो जाए, वो फला को देखा, ये आया वो आया, अखबार में ऐसा निकला है, टीवी में ऐसा देखा है, तो हो जाएगा। नहीं, मुझे स्वस्थ रहना है, मैं बीमार नहीं हो सकता हूं, मैं स्वास्थ्य के नियमों का बराबर पालन कर रहा हूं, मैं लॉकडाउन में हूं, घर में हूं, सुरक्षित हूं मैं, ऐसा जब सोचता है व्यक्ति तो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। तो इसलिए स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना ये आज के समय में और भविष्य के लिए हमेशा सहज स्वाभाविक कर्तव्य है, ये पालन करना चाहिए, हम निवेदन करते हैं। इसके साथ साथ और कुछ चीजें हैं। बाहर का भोजन लगातार 2 दिन खाने से उबन होने लगती है, लेकिन अगर हमने घर का बना भोजन किया तो अपने किसी प्रियजन के हाथ का बनाया हुआ भोजन कभी भी उबन नहीं करता, हमेशा इच्छा करती है। और इसीलिए कई बार पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। तो भोजन में भाव का महत्व होता है। इसलिए कई बार महिलाओं की बैठकों में हम आग्रह करते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए महिला को स्वयं भोजन बनाना और कराना चाहिए। उनका अपना भाव पक्ष उस भोजन में आता है। मनुष्य की जो एलिमेंट्री कैनाल है, पाचन तंत्र है, वह शाकाहारी भोजन के लिए है, और इसलिए शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना यह अपेक्षित है। मनुष्य को
जिन तत्वों की आवश्यकता नियमित रूप से होती है, हमारे ऋषि मुनियों ने उनको मसाले के रूप में हमको उपलब्ध कराया है। वे केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, वे स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए। और ये मसाले हमने ज्यादा उपयोग किए तो ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य होगा, ऐसा नहीं है। उनकी मात्रा कम रहनी चाहिए। यह मात्रा कम अधिक होना, यह पूरे देश भर में जो ग्राउंड वाटर है उसके नेचर पर निर्भर करता है। जहाँ राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मालवा, जहाँ ग्राउंड वाटर बहुत खारी है, वहाँ अधिक मसाले का प्रयोग होता है। जहाँ का पानी बहुत खारा नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य क्षेत्रों में, वहाँ स्वाभाविक रूप से मसाले का कम प्रयोग होता है। चिकनाई ये रहनी चाहिए, एकदम नहीं होना ये भी ठीक नहीं, और अधिक होना यह भी हानिकारक है। और इसीलिए मसालों का संतुलित प्रयोग और उनकी जानकारी भी होना चाहिए। यही मसाले हैं हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, पाचन तंत्र को भी ठीक रखते हैं। हल्दी है, अजवाइन है, अदरक है, जीरा है, मेथी है, फिर प्याज है, लहसुन है, हींग है, ये सल्फर कंटेंट वाले, ये सब स्वास्थ्यवर्धक है, पाचन तंत्र को ठीक करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। हम प्रयोग कर सकते हैं। सरकार ने भी उसके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है, हल्दी मिले दूध के बारे में, या नींबू के बारे में, या आंवला के बारे में। बल्कि एडवाइजरी का कितना लाभ हुआ है, अभी मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि मेडिसिन की दवाओं में, दवाओं की दुकान पर आजकल लोग एंटीबायोटिक दवा नहीं मांगते, ताकत की दवाई नहीं मांगते हैं, वो च्यवनप्राश मांगते हैं, गिलोय की डंडी मांगना चाहते हैं, चूर्ण मांगना चाहते हैं, कोई रेडी टू यूज प्रोडक्ट मांगते हैं जो हमको उनको तैयार मिले। आज की आवश्यकता भी है, लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, हमको लेना चाहिए। जिन घरों में थोड़ी जगह है, किचन गार्डन बना सकते हैं। जिनकी थोड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग में रुचि है, थोड़े ऑर्गेनिक सब्जियां का प्रयोग कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और एक पहलू है स्वास्थ्य की दृष्टि से, मनुष्य को जिस जलवायु में, जिस मौसम में, जिस स्थान पर स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रकृति ने उसी जलवायु, उसी मौसम में, उसी स्थान पर उन तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए वैसे ही सब्जियां, वैसे ही फल, वैसे ही औषधीय पौधे उपलब्ध कराए। अभी गर्मी है, तो इस गर्मी में लोगों को वाटर कंटेंट चाहिए। खीरा है, 80% वाटर कंटेंट है। हरी सब्जियां हैं, आम है, खरबूज है, तरबूज है, लीची है, आड़ू है, उत्तर भारत में फालसे मिलता है। ये सब गर्मियों के फल हैं, तो हमको सेवन करना चाहिए। इनसे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। ऋतु विरुद्ध भोजन करना, अर्थात ऋतु में जो पैदा नहीं होता और हम प्रयोग करते हैं, गोभी है, टमाटर है, हम गर्मी में खाते हैं, ये विरुद्ध आहार है। हम खीरा जाड़े में खाते हैं, ये विरुद्ध आहार है। वैसे ही हर पदार्थ की एक प्रकृति होती है। स्वास्थ्य के लिए वे अलग अलग प्रकार से लाभकारी भी है, लेकिन कभी कभी दो पदार्थ एक साथ लेने पर वे हानिकारक होते हैं। क्या हमने एक साथ दूध वाली वस्तु भी ली और उसी समय दही वाली वस्तु भी ली, दोनों एक साथ लेंगे तो यह प्रकृति विरुद्ध है। पानी पीना है तो भोजन के पहले पी लें, आवश्यकता पड़ने पर भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन भोजन के बाद सामान्य रूप से पानी नहीं लेना चाहिए। लेकिन यह भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। हमारा भोजन सूखा है, ठोस है, तो हमको थोड़ा बहुत पानी लेना ही चाहिए। ग्रेवी है तो कम लेना है।
और एकदम लिक्विड हमने अधिक ले लिया है, रायता ले लिया है, पतली दाल है, सांभर है, तो बहुत पानी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा 2 बूंद पानी लेना। लेकिन 45 से 60 मिनट के बीच में जब हमारा भोजन एक लेई जैसा हो जाता है, जिसको हम बायोलॉजी की भाषा में काइम बोलते हैं, CHYME, और उस समय उस भोजन को आमाशय से आंतों में जाने की आवश्यकता होती है, तब शरीर के अंदर से ही डिमांड आती है पानी चाहिए। तब थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पानी पीना। भोजन के समय अभी गर्मियां हैं तो सामान्य पानी लेना, ठंडा पानी नहीं लेना। संभव गुनगुना पानी ले सकें तो ले सकते हैं। और इसीलिए यह जो पानी का उपयोग है इसको सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। ठंडा पानी लेना है तो जब हमको आगे पीछे कुछ नहीं खाना है तो हम ठंडा पानी ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी उपयोगी नहीं। घड़े का, सुराही का पानी ले सकते हैं। बहुत अधिक ठंडा है तो बचाना चाहिए, मिक्स कर लेते हैं। वैसे ही भोजन में और एक चीज है, आजकल फ्रिज आ गया है घरों में, तो एक तरफ गरम गरम दाल चावल रोटी सब्जी रहती है और दूसरी तरफ फ्रिज से निकल के सलाद आएगा, फ्रिज से निकल के फल आएगा, फ्रिज से निकल के दही आएगा। तो हमने गरम और ठंडा एक साथ रखा तो नुकसान करेगा, ये विरुद्ध आहार है। फ्रिज वाली वस्तु का प्रयोग करना है तो उसको 30-35 मिनट बाहर के टेम्परेचर में रखिए, थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब उसका प्रयोग करें। विरुद्ध आहार तुरंत कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। यह लंबे समय तक अगर ने विरुद्ध आहार का सेवन किया तो यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को कम करता है, और इसी कोरोना कालखंड में इसी इम्यूनिटी का वर्णन आ रहा है। एक बहुत अच्छा प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, हम सब परिवार में करते हैं, उन्होंने ऐप में लिया, आयुष कवच ऐप में लिया, कि गरीब व्यक्ति है च्यवनप्राश नहीं खरीद सकता, केवल रोटी रहती है, लेकिन वो चटनी बना सकता है। धनिया है, पुदीना है, प्याज है, अदरक है, काली मिर्च है, जो जो है, आंवला है, जो मिला उसका उपयोग करके वो चटनी अगर उसने बना ली तो वो भी उसका इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करती है। और इसीलिए स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना, यह विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना, बचाना, यह आज की आवश्यकता है। सौभाग्य से भारत यह जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक देश है वह आध्यात्मिक देश भी है। सामान्य समाज यह आशावादी दृष्टिकोण का है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर का है, और इसी ऑप्टिमिस्टिक नेचर का लाभ हमको स्वस्थ रहने में होता है। कई बार हम बहुत सारी चीजें भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, मानसिक तनाव से मुक्त हो गए, हमको लाभ मिलता है। अभी पिछले दिनों मैंने एक अध्ययन पढ़ा, 2015 से लेकर 2020 के बीच में एक अध्ययन हुआ। एक इंटरनेशनल एनजीओ है रोमी फाउंडेशन, उन्होंने किया, 33 कंट्रीज में किया, 76,000 व्यक्तियों पर किया उन्होंने, और केवल 2 रोगों पर देखा, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और दूसरा फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, 2 पहलुओं पर अध्ययन किया। इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं एक इजरायली सज्जन हैं, डॉक्टर अमी स्पर्बर। इसमें भारत के भी एक साइंटिस्ट हैं, लखनऊ के SGPGIMS के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले डॉक्टर उदय घोषाल, वो इसके कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए वो हमारे लिए बड़े मार्गदर्शक हैं। IBS में रिजल्ट्स दिए उन्होंने, जो निकाले निष्कर्ष कि भारत में 0 से 2.9% तक केसेस, जबकि उसी समय में इंग्लैंड, इटली, बांग्लादेश, इसमें 3 से लेके 5% तक रोगी मिले, और रूस और अमेरिका में तो 5% से ज्यादा मिले। वैसे ही
फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में भारत में 0 से लेकर 9% तक रोगी मिले। अमेरिका, इटली, बांग्लादेश और रूस में 40% तक लोग। इंग्लैंड में 30 to 39% वेरिएशन था। इसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय लोगों की जो इम्यूनिटी है वह अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। और एक पहलू है जो हमारे ध्यान करने के लिए है, हमारी सोच। ये सोच कैसी रहनी चाहिए। अभी मैंने एक छोटा उदाहरण दिया, लेकिन यह सोच हमारी जैसी रहेगी वैसा हमारा वायुमंडल बनेगा। व्यक्तिगत हम कैसा सोचते हैं, पारिवारिक तंत्र में कैसा सोचते हैं, समाज के बीच में रहते तो कैसा सोचते हैं और कैसा सोचना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अरे लॉकडाउन में हम फंस गए, नहीं फंस नहीं गए, ये नेगेटिव है। हमने कहा नहीं, लॉकडाउन में हम सुरक्षित हैं, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम अनुमान लगा रहे हैं, नहीं, अनुमान लगाना उचित नहीं, वस्तु स्थिति हमारे सामने, उसके आधार पर काम करेंगे, ये हमारी पॉजिटिव। परिवार में हम रहते हैं, हम सूचना देते हैं, तो कैसे देते हैं? कई बार जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं अपना प्रभाव जमाने के लिए, मान लो अपने बच्चे को कहा गाड़ी ठीक से चलाना, इतना तक तो ठीक है। फिर जब हम अपनी ओर से जोड़ देते हैं नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये नेगेटिविटी है। गाड़ी ठीक से चलाना ये पॉजिटिविटी है। अभी कोरोना कालखंड में सूचना मिली कि बार बार हाथ धोना चाहिए, संक्रमण की गति को कम करते हैं, इतना तक ठीक है, ये पॉजिटिव है। और जब हम कहते हैं कि हाथ धो नहीं तो कोरोना हो जाएगा, ये नहीं तो कोरोना हो जाएगा, ये नेगेटिविटी है, इसको बचाना चाहिए। परिवार में रहकर हमने एक दूसरे को समझने का अवसर मिला है, एक दूसरे को मेंटल स्पेस देना शुरू करें। हर एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग हो सकती है, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग, बच्चों की अलग, उसको देखना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए सहायक हैं, अवरोध नहीं है। हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं है। हम समाज में रहते हैं तो हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स कौन से रहते हैं? आजकल प्रबुद्ध वर्ग में डिस्कशन का पॉइंट रहता है कि उनको लगता है कि हर चीज जो अमेरिका में हुई वही सही है, भारत में तो सब बेकार है। अमेरिका ने दवा का प्रयोग नहीं किया तो कुछ नहीं। हमारी प्रेस ब्रीफिंग होती है सरकार की ओर से, उसमें भी आता है अमेरिका ने प्रयोग नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करेंगे, अमेरिका ने किया तो हम जरूर करेंगे। क्यों भाई? हम क्यों नहीं उदाहरण बन सकते? रेफरेंस पॉइंट भारत को बनना चाहिए, हमारी पॉजिटिविटी है। हर चीज में हम आगे हैं, सक्षम है, वेरीफाइड है, साइंटिफिकली है, तो क्यों नहीं हम अपने को रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए? ये हमारे डिस्कशन के पॉइंट जो चाहिए, एनालिटिकल वे होना चाहिए। हम हताशा में, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव वायुमंडल नहीं बनने देना। हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या अच्छा हो रहा है, इसकी चर्चा करें, इससे समाज में पॉजिटिव वायुमंडल। व्यक्तिगत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से हम पारिवारिक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएंगे और उससे समाज में उसका परिवर्तन होगा, परिलक्षण होगा। और एक पहलू है, छोटी सी जानकारी देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत में हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कुछ न कुछ पूजा पाठ करता है, मानता किसी को भी होगा। ये पूजा पाठ करना यह व्यक्ति को शांत रखता है, धैर्य बनाता है, उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करता है, उसके इनोवेशन को डेवलप करता है। जो करते हैं उनको अवश्य करना चाहिए, जो नहीं करते थोड़ा बहुत करने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि ये पेशेंस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मानसिक शांति मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी। यह हमारे लिए मौन उसका एक प्रकार है, जप उसका एक प्रकार है, कोई भी पूजा पाठ यह भी एक प्रकार है।
यह भी हमको कोरोना कालखंड में लाभकारी होगा। और इसीलिए ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। ये कोरोना भी रहेगा, हम भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे, समाज को भी स्वस्थ रखेंगे। ऐसे संकल्प के साथ हमने अगर आगे आने वाले समय में अपने समय का नियोजन किया, अपने को पॉजिटिव बना के रखा, स्वस्थ जीवन शैली का अवलंबन किया, समाज के साथ सहयोग करते हुए सहायता की, तो हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। और इसीलिए कोरोना के बाद भी हम स्वस्थ रहेंगे और कोरोना के साथ भी हम स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से अगर हमने सोचा, विचारा, अवलंबन किया, तो अवश्य ही यह कोरोना कालखंड की साधना हमारे लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी सार्थक सिद्ध होगी, सहायक बनेगी। मुझे लगता है मुझे इस समय इतना ही कहना चाहिए। भारत माता की जय।